हेलो एवरीवन, हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। एक बार बताएं जल्दी से, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। देखिए, हमने कल जो बात करी थी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, पिछली क्लास में जो बात की हमने, और फाइनेंशियल मार्केट का हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए सारी चीजें, और फिर हम आज की क्लास से उसको जोड़कर समझ सके, दोबारा से बेहतर बना सके और इस टॉपिक को पूरा करें आज की क्लास में। मैंने आपको यह कहा था कि जनरली हमारे पास जो पैसा है हम उसको निवेश करते हैं, और उस पैसे को जब हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी और पैसा कमाना चाहते हैं उस पैसे से, एक शॉर्ट टर्म वाला मार्केट है जिसमें हम 1 साल तक के लिए निवेश करते हैं, उसे मनी मार्केट कहते हैं और उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। और जो दूसरी वाली मार्केट है, जो बेसिक तौर पर हम कहते हैं कि ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मोर देन 1 ईयर के लिए करना है, तो उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं, उसे सेबी रेगुलेट करता है। अब जो सेबी करता है कैपिटल मार्केट, मैंने क्या कहा था, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब चीजें उसमें आती हैं। और जब हम कहते हैं कि जो मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म वाला, आरबीआई करता है जिसे, उसमें हमारा ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और उसमें कैश मैनेजमेंट बिल भी आता है। चलिए, यस सही है, बढ़िया है, आवाज क्लियर आ रही है सर? ऑल ओके, ठीक है भाई। चलिए, तो हम यही बात कर रहे थे आपसे भाई। देखो, ये अब मैंने आपको ये बताया था कि देखो इसमें होता क्या है कि जैसे आपको मैंने पहले तो कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाई थी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डिविडेंड क्या होता है, तो मैंने कहा था जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी को डिविडेंड भी कहते हैं ना। कूपन मतलब ब्याज कितना है, इस बारे में जिससे टर्म आती है हम जानेंगे इस बारे में, क्योंकि मैंने जो शार्क टैंक का एग्जांपल देके बताया था भाई कि अगर आप चाहो तो आप हिस्सेदार बन जाओ किसी कंपनी के। ये भी रूल था ना कि आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाओगे, या ये रूल था जैसे मैंने बताया कि या तो फिर आप क्या करो, ब्याज पर लगा दो। इस तरीके से चलता है। फिर इसमें ट्रेजरी बिल आया, इसी में हमारा कमर्शियल पेपर आया, इसी में हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आया, और मैंने बताया ये सारी चीजें अलग अलग हैं। कुछ भारत सरकार करती है, कोई कॉर्पोरेट, कोई बैंक करता है, लेकिन सब डिस्काउंट पर इश्यू होती है, ये बातें आई थी। अब इसी में मैंने बताया शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड के बारे में भी। शेयर पर डिविडेंड मिलता है, बताया ना अभी, और वो ऑनर है कंपनी का। डिवेंचर वाला क्रेडिटर है कंपनी का, बॉन्ड वाला भी क्रेडिटर है। फर्क इतना है, जो बॉन्ड वाला है उसको सारा बेनिफिट एक बार मिलेगा, डिवेंचर वाले को बार बार, यानी हर साल के हिसाब से मिलेगा। आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड। क्या पढ़ाऊंगा? म्यूचुअल फंड। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? तो एक बार बता दो मुझे भाई कि जो पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में वो तो क्लियर है, उसके आगे और क्या क्या पढ़ना वो शुरू करते हैं, बताएं भाई। राधिका, अनमोल, यस। चलिए, क्लियर हो तो बताइए एक बार यस, इस बात का भी कर दे, डन कर दे। वॉइस तो क्लियर है ही, सब कुछ बढ़िया ही है, ठीक है। प्रीत, सुमन, देविका, एवरीवन, चलिए ठीक है, डन सर, वहां तक क्लियर है, बिल्कुल ओके। अब मेरी बात समझना भाई, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि होता ये है एक्चुअल में, जैसे पहले म्यूचुअल फंड। अब मैं एक सवाल देखना, हम लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? पहली बात ये है भाई, हम शेयर बाजार में चाहे तो निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो तो। हमें देखो 3 चीजें यहां पर ध्यान रखनी पड़ती है। पहली बात, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा चाहिए शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। अगर हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा, भी ये सोचते हैं कि रिस्क बहुत है, देखो पैसा भी ज्यादा चाहिए और रिस्क भी बहुत है, क्योंकि डूबते ज्यादा है। हमने देखा है अमूमन लोगों का, बहुत लोगों का पैसा डूब जाता है। और दूसरी बात, नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। अब इसलिए हम शेयर बाजार में जाते नहीं है, शेयर बाजार में पैसा लगाते नहीं। लेकिन अब यहां पर सेबी का काम यही है भाई, रेगुलेटर बॉडी है तो उसका काम क्या? यही काम है कि लोगों को किसी तरह एम्फेसाइज करे, उनको प्रमोट करे कि भाई वो लोग भी शेयर बाजार में लगाए, कारोबार करें, इस चीज से पैसा कमाएं। तो अब इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया। ध्यान से सुना मेरी बात। जैसे मान लो आप सभी लोग पैसा निवेश करना चाहते हो सभी, लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि आपको बहुत सारा नहीं बल्कि 100 रुपए देने पड़ेंगे। आप सिर्फ 100 रुपए भी लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म में 500 रुपए, शॉर्ट टर्म में 100 रुपए भी लगा सकते हो। सोचो, महीने के 100 रुपए। अब आपसे कहूं मैं कि आप सभी लोग अपना अपना पैसा इकट्ठा करके मुझे दे दो। दे दो भाई, सब दे दो, जो है सब दे दो। अब मैंने आपसे पैसा लिया और वो जाकर मैंने आपका बाजार में निवेश कर दिया। देखो, पहली बात, आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा। कोई 100 रुपए देगा, कोई 200 देगा, कोई 500, कोई 5000, कुछ भी दे दो। एक तो पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, बात हो गई।
दूसरा, मैं आपसे पैसा लूंगा तो आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको पैसा देना है बस, नॉलेज है मेरे पास। और क्योंकि एक प्रोफेशनल, एक नॉलेजेबल अगर लगाएगा कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि डूब नहीं सकता, डूब सकता है, पर आपके मुकाबले अगर नॉलेज मेरे पास ज्यादा है तो रिस्क मेरे, इसका मतलब कम हो जाएगा। तो रिस्क भी कम हो गया, नॉलेज की भी जरूरत नहीं पड़ी, और आपको कम पैसे में भी काम चल गया। इस तरीके के जो कारोबार, यानी ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेकर उसको बाजार में लगाने का काम करती है, उसे म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल टीवी पे सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट यही आता है, म्यूचुअल फंड सही है। सही है नहीं है वो देखना आपको पता आएगा आगे, लेकिन ये तो कहेंगे ही सही है ना भाई, बात समझ पा रहे हो। अब म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है मैं समझाऊंगा, इसको लिखना मेरे साथ में। जैसे पहली बात है म्यूचुअल फंड, हिंदी में भी म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो हिंदी में भी इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड में मैंने कहा ए या एन इंस्टीट्यूशन या कंपनी दैट, मैं भी हिंदी में भी लिख पाऊंगा, दैट पूल्स, पूल्स का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, या कलेक्ट भी लिख दिया, चलो कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन मार्केट। अब वो इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड में लगा रहे हैं। ऐसी संस्थाएं, ध्यान रखना, वह संस्थान या कंपनी जो निवेशकों का पैसा, मुद्रा, धनराशि, मनी, कुछ भी लेगा ना, सिंपल भाषा, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, हमें पढ़कर आंसर करना है। पैसा एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, यानी और बाजार में निवेश करती है। तो ऐसी कंपनी को हमने बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी कहा है। अब मैंने आपको बताया इसमें आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए, अब आपको मिनिमम 100 रुपए भी इसमें लगा सकते हो। न्यूनतम जो पैसा चाहिए धनराशि 100 रुपए की भी है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 500 की भी है, 100 रुपए। अच्छा, अब इसमें कम पैसा भी चाहिए, सब कुछ। एक और बात समझना, आप महीने के 100 रुपए तक लगा सकते हो। अच्छा, इसमें क्या है कि जो भी पैसा आप लगाओगे ना म्यूचुअल फंड में, इसे देखो, आपको ये ज्यादातर वो लोग जो अच्छी सैलरी पर होंगे ना, फैमिली में या आपके आसपास में रिलेटिव्स में, देखना अच्छा कमाते, वो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते। क्यों? कमाने के लिए नहीं, टैक्स बचाने के लिए। म्यूचुअल फंड में किस लिए लगाते हैं? टैक्स बचाने के लिए। तो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज टैक्स फ्री। जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे वो हमारा टैक्स फ्री भी होता है। साल में 1.5 लाख रुपए तक, एक लिमिट भी है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लगा दो, कितना भी नहीं, 1.5 लाख रुपए तक साल का। तो म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स फ्री होता है। जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है वो टैक्स फ्री होता है, साल का 1.5 लाख रुपए तक। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड में एक बार लगाना या बार बार, ये ध्यान रखना। आपने एक बार देके नहीं छोड़ देना कि बस एक बार दिया और खत्म। अमूमन यहां क्या रहता है, ये एसआईपी है, जैसे आपने महीने का करो या साल का करो, आपको वो पैसा कंटिन्यू बार बार, आपने महीने का रूल बना तो आपको हर महीने वो पैसा देना होगा। इसलिए सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड इज ए एसआईपी,
इज ए SIP। अब ये SIP क्या है मैं बताता हूं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक SIP है। चलो लिख देता हूं पहले। म्यूचुअल, ये या है भाई, ये म्यूचुअल फंड एक SIP है। अच्छा, SIP क्या होता है मैंने बताया। SIP मतलब है, ये आया था एग्जाम में ऑलरेडी, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जिसको आपको एक सिस्टेमेटिक वे में देते रहना है पैसा, ये ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लान है, एक SIP प्रोग्राम है। अच्छा, अब इसमें आता है कि भाई आप देखोगे कि भाई आप पैसा लगा रहे हो, चलो ठीक है सर हम पैसा लगा रहे हैं हर महीने हर साल। अब हमारे पैसे की वैल्यू कितनी हो गई, हम फायदे में चल रहे हैं या नुकसान में चल रहे हैं। इसके लिए क्या देखते हैं हम, ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू है हमारी, एक एक करके लिखना। भी देखो नोट्स बनाना, अच्छे से समझना, मैं फिर आप क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, उसमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड वैल्यूज कॉल्ड NAV। तो म्यूचुअल फंड जो उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं, NAV कहते हैं। ये वैल्यू कितनी है, इसको NAV कहा जाता है। अब NAV क्या है वो देख लो। तो NAV का मतलब है नेट एसेट्स वैल्यू। यानी अगर हमारी नेट एसेट वैल्यू हम बताए कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना करा था हमने और अभी कितनी वैल्यू है, ज्यादा है तो फायदा वरना नुकसान, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां और ज्यादातर बैंक जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, रिलायंस का म्यूचुअल फंड, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके लिए कुछ नहीं कर रहा, आपको अगर खरीदना ऑनलाइन भी आजकल तो साइट पे विजिट करके भी सारी डिटेल देकर भी होता, वरना आप जाएं और उनके पास एक बार उनसे डिटेल करें, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी साइन होगा और रूल हो जाएगा भाई आपको हर महीने इतना देना है और वो आपके अकाउंट से जाएगा और आपके पास आपको दिखता रहेगा आपका कितना पैसा गया, टोटल वैल्यू कितनी है, और एक टाइम होगा उसके बाद आप जब चाहो निकाल सकते हो। बस यही है इसमें। तो बस इसमें आपको नॉलेज नहीं चाहिए। उसका क्या फायदा सामने वाले का, जो आपके लिए काम करे उस कंपनी को क्या मिला, हर महीने का कमीशन। वो अपना हर महीने कमीशन लेगी, चाहे आपको फायदा हो नुकसान हो कितना भी हो, वो अपना कमीशन लेगी। तो जनरली नुकसान तक कहानी नहीं पहुंचती है। कभी कभी मार्केट अचानक से हो, ऐसा नहीं लिखा कहीं कि म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं हो सकता, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। मैंने ये कहा हो सकता है, लेकिन जब आप नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू लगा रहे हो तो फिर नुकसान की संभावनाएं कम हो जाती है। ये आपको नोट करना है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब देखो हमारे पास क्या क्या था बताओ भाई, इसे डन करो पहले। तो शेयर था, डिवेंचर था, बॉन्ड था और म्यूचुअल फंड था। और मैंने बताया आपको उसके अलावा एक पार्टिसिपेटरी नोट वर्ड था पांचवा। वो वर्ड क्या था बताओ भाई, पार्टिसिपेटरी नोट नाम का एक वर्ड था। देखो भाई, तो अब देखो मेरी बात समझो, बिल्कुल डन यहां तक। अब जो पार्टिसिपेटरी नोट है वो क्या होता है, देखो होता ये है, मैं आपको अभी क्वेश्चन में कराऊंगा। एक होती है टर्म जिसे शॉर्ट में P नोट्स कहते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट कहते हैं। इसे शॉर्ट में P नोट्स लिखा जाता है। अब देखो मेरी बात समझना, पहले मैं क्या कह रहा हूं आपसे। हमारे देश में सारा शेयर बाजार किसके द्वारा मैनेज हो रहा है, सेबी के द्वारा। लेकिन अगर कोई विदेश में रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, विदेश में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, कुछ भी मान लो भाई, ठीक है, अब वो वहां रहता है और इंडिया में निवेश करना चाहता है, तो ऐसे लोग भी निवेश कर सकते हैं। कौन से, जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, NRIs है, इंडियन नहीं है,
फॉरेनर्स हैं। तो पार्टिसिपेटरी नोट क्या है कि फॉरेनर्स के लिए होता है। पहली बात कि किसके लिए होता है? फॉर फॉरेनर्स, यानी विदेशियों के लिए। ऐसे समझो पहले। अब इसमें जो भी बात पूछेगा विदेशियों के लिए होता है ये। अच्छा, क्या होता है? अगर देखो कोई भी विदेश में रहने वाला इंडिया में निवेश करना चाहता है, इंडिया के शेयर बाजार में, इंडिया के कारोबार में लगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता है? टू इन्वेस्ट इन इंडिया। विदेशियों के लिए जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना, अब ऐसे लोग क्या करें? अब वो इंडिया तो नहीं आएंगे ना भाई, शेयर खरीदने इंडिया आएंगे तो इतना तो खर्चा हो जाएगा आने का। अब ऐसे केस में देखो क्या होता है कि वो अपने देश में ही रहेंगे वहीं पर, लेकिन वो क्या करेंगे? हमने क्या बना रखा है ना, हर देश में FII बना रखे हैं। मैं बताता हूं आगे। हमने बहुत सारे देशों में अपने FII नाम के इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। वो वहां जाएंगे उस अपने ही देश के अंदर और वहां से इंडिया में लगा देंगे। मतलब फॉरेनर को भी हमने अलाउड कर रखा है कि वो अपने देश में रहते हुए भी लगा दें। सेबी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है उन्हें, तो वो क्या कर सकते हैं? इसे थ्रू रजिस्टर्ड FII, यानी उनके देश में जो हमारा FII बना हुआ है, रजिस्टर्ड FII के माध्यम से। FII क्या होता है बताता हूं भाई। रजिस्टर्ड FII के माध्यम से। और इसके लिए मैंने कहा फिर उसको सेबी से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को डीमेट खाता खुलवाना नहीं पड़ेगा सेबी के लिए, वो उसका वहीं से हो जाएगा काम। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब नाम में क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये FII वर्ड है। तो इसके द्वारा ये ऐसे बने होंगे वहां पर, वो वहां से निवेश कर देंगे इंडिया में, तो उसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट। पर ये फॉरेनर्स के लिए हो गए। तो अब हमने देखो उधर ट्रेजरी बिल हो गया हमारा, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, कैश मैनेजमेंट बिल, उसके 5 हो गए पूरे। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और पार्टिसिपेटरी, इधर भी 5 हो गए पूरे। चलो पहले ये इसका कमेंट करता हूं, इसको डन भी कर लो भाई एक बार। बताओ भाई, क्लियर हुई बात? सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा फिर उससे। सेबी से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने देश में रहते हुए ही। मैं लिख देता हूं, चलो एक लाइन और। फिर उस व्यक्ति को विदाउट रजिस्टर्ड विद सेबी, सेबी से रजिस्टर्ड किए बिना, चलो मैं लिख देता हूं। वैसे इतना ही आता है इसमें कि वो विदेशियों के लिए होता है। सेबी को तो सेबी ही कहते हैं इंग्लिश में भी, चलो हिंदी में भी। जो संस्था है सेबी के साथ रजिस्टर्ड किए बिना वो अपने देश में रहकर निवेश कर सकते। ये बात समझना। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, और बहुत सारी बातें आएंगी अभी छोटी छोटी। आपने देखा होगा ना, हम ये पढ़ते ना सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या होता है बताऊंगा अभी। ये डन है ना भाई यहां तक? चलो ठीक है भाई, यस क्लियर हो रही है बात यहां तक। सेंसेक्स 30 कंपनी का, जी बिल्कुल ठीक बात आपकी, सेंसेक्स 30 कंपनी का होता है। तो चलिए स्वाति, प्रीति, विनय, वरुण, एवरीवन, यस थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं भी, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारी चलेगी, बहुत धीरे धीरे आराम से, परफेक्शन आना चाहिए और नोट्स बड़े अच्छे बनने चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, नोट्स बढ़िया होने चाहिए आपके, ज्यादातर से कंटेंट अवेलेबल हो। क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, हर क्लास में हम करते ही है, वैसे ही करेंगे। अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात आती है जो इंपॉर्टेंट बात है, वो स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। वैसे इंडिया में 22 है, बट 2 ऐसे इंडिया में जो आते हैं एग्जाम में, NSE और BSE। देखो जब पहली बार कोई शेयर बेचे जाते, मैं आगे लिखवाऊंगा अभी, उसे IPO करना कहते हैं। ध्यान रखना, पहली बार जब भी कोई कंपनी लाइफ में कभी तो पहली बार करेगी कोई काम, तो उसे IPO करना कहते हैं।
अच्छा, पहली बार की जब बात करती है तब वो उसे स्टॉक एक्सचेंज में करती है। तो ध्यान रखना पहले मेरी बात, स्टॉक एक्सचेंज यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह है जहां से स्टॉक यानी कि शेयर का एक्सचेंज मतलब खरीदना और बेचना होता है, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। देखो, इसका नाम हिंदी में भी स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नाम हिंदी में भी स्टॉक एक्सचेंज है, पर मैं लिख देता हूं इसे द्वितीयक बाजार कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। और मैंने कहा ये क्या है सर? बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह, एक ऐसा संस्था, ऑनलाइन चलता है सारा कुछ, टू बाय एंड सेल शेयर्स। और शेयर को ही क्या बोलते हैं? इक्विटी भी बोलते हैं सर। देखो, डिवेंचर नहीं मिलेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, बॉन्ड नहीं मिलेंगे स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेजरी बिल नहीं मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ शेयर मिलेंगे। शेयर का खरीदना बेचना होगा। इससे आप ऑनलाइन जैसे गए साइट पर, बीएससी, एनएससी या ग्रो ऐप या स्टॉक किसी पे भी, और वहां से डायरेक्टली इसको खरीद बेच लिया। अब इसमें एक होता है बीएससी, इसमें एक होता है बीएसई, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, नाम यही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पर 3 सवाल आते हैं। जैसे पहला, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? दूसरा, इसकी लोकेशन यानी इसका स्थान क्या है, कहां पर है ये लोकेटेड, ये कहां इसका ऑफिस वगैरह बना है। अच्छा, तीसरा, कि इसमें जो वैल्यू होती है इसकी, इंडेक्स वैल्यू कहते हैं इसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंडेक्स वैल्यू क्या है इसकी, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। और इसके बारे में एक बात और याद रखना, इट इज, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, इट इज फर्स्ट या ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया या इन एशिया। जब एशिया में तो इंडिया में भी होगा, वैसे इंडिया भी आता है एशिया में करता हूं। ये एशिया का, अब इंडिया का ही नहीं, सिर्फ एशिया का पहला या सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कब बना था, क्या हुआ था? देखो ध्यान से समझो, ये बना था 1875, 1875। और ये जिस जगह पर है ना, उस जगह को बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। मुंबई में एक जगह है दलाल स्ट्रीट कहते हैं उसे, तो मुंबई में है, याद रखना, नाम में भी बॉम्बे है, मुंबई में है ये। और इसकी वैल्यू को सेंसेक्स कहते हैं। अब देखो, इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन उन 5000 से ज्यादा कंपनियों में जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, सारी नहीं, 5000 कंपनी की वैल्यू नहीं बताती जाती आपको बार बार, उन 5000 में से जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, उन 30 का वो बदलती है, वो 5000 में कोई भी जो टॉप है वो आके भी जो हो सकती है, उन्हें ब्लू चिप भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 30 कंपनियां या ब्लू चिप मतलब मजबूत, ताकतवर, बेहतर कंपनियां, उन्हें ब्लू चिप भी कहते हैं। तो ऐसे 30 कंपनियों की वैल्यू को हम सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स हमेशा बीएसई में होता है और 30 कंपनी का होता है, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, एक और है इंडिया में, वैसे मैंने कहा 22 है टोटल तो, पर एक और इंपॉर्टेंट है, वो है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसमें भी 1600-1700 करीब करीब रजिस्टर्ड है, 1600-1700 करीब इसमें भी रजिस्टर्ड है। लेकिन अब वही सवाल है, फॉर्मेट कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुई, कौन से वर्ष में, या लोकेट कहां पर है, लोकेशन क्या है इसकी, स्थान क्या है इसका, और इसकी इंडेक्स वैल्यू जो होती है, इसमें वैल्यू जो बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। ये 3 बातें इसकी भी याद करना। देखो, अब इसकी जो स्थापना है वो 1992 में हुई है ये भी मुंबई में।
अब ये मत हो ना कि एक मुंबई में तो एक दिल्ली में होगा, ऐसा नहीं है मुंबई में ही। इसकी जो वैल्यू है, इसके अंदर जो 1600-1700 कंपनियां, उसमें से जो टॉप की 50 है, इसकी टॉप 50, ये मत कहना सर इसकी अलग है उसकी अलग है, मैं ध्यान रखना। और दोनों सेम भी हो सकती है, कुछ तो कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन जो इसके अंदर की 50 कंपनियां हैं उसको बोलते हैं निफ्टी। तो एक हो गया सेंसेक्स, एक हो गया निफ्टी। एक में 30 कंपनी, एक में 50 कंपनी, दोनों मुंबई में है, लेकिन दोनों इंडिया के हैं। ये और भी है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में भी स्टॉक एक्सचेंज है, कानपुर में भी है, यूपी में, पर जरूरत नहीं है उसकी। इसको करो कंप्लीट। इसमें कोई डाउट क्वेरी तो बताओ, ये वाली बात समझो भाई। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब देखो ऐसे ना वर्ल्ड में और भी है, मैं दो चार और बता रहा हूं, सुनना पहले मेरी बात, फिर मैं खत्म। ऐसे दो चार और है वर्ल्ड में जो बड़े काम के, एग्जाम में भी आते हैं, जिसके बारे में समझाता हूं। देखो देखो क्या होता है। जैसे एक है, उसका नाम है NYSE। क्या है आप अंदाजा लगा सकते हो? अब इसमें आता है इसका फॉर्म कब हुआ था, यानी स्थापना। ये लोकेट कहां पर है, यानी स्थान क्या है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। उससे क्या कहेंगे आप? और ये आया हुआ है एग्जाम में आपके, ध्यान रखना, बताऊंगा अभी। एक है आपका नेस्डेक, इसके बारे में बस याद रखना कहां का है ये, नेस्डेक नाम से कहां पर है। या एक आता है एग्जाम में, हमारे पास क्वेश्चन में भी है, निक्की कहां का है। अब जैसे हमारे यहां सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, ऐसे एक जगह निक्की भी होता है। एक आता है कॉस्पी, ये कहां का है। एक आता है सिमेक्स, ये कहां का है। एक आता है हैंग सेंग। अब बताओ, देखो बहुत सारे हैं ये, और इनमें से कुछ हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ये कहां का है। एक आता है फुटसी, ये कहां का है। एक आता है एम्स्टर्डम। अब मैं आपको समझाता हूं। स्टॉक एक्सचेंज, देखो सारे बनाने, बढ़िया बढ़िया काम करना है हमें। देखो जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये सन 1602 में बना था, और ये नीदरलैंड देश में है। अब अंदाजा लगा लो जरा, सर ये 1602 में बन गया हो, वो कितना पुराना होगा। इसीलिए मैंने ये वाली बात बताई, ये वाला जो है ना, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट है। इसीलिए एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता, वर्ल्ड ओल्डेस्ट है ये, विश्व में सबसे पुराना। सोचो ना 1600 में कहां होगी दुनिया, क्या सोचती होगी। वहां शेयर बाजार था, है ना। हैंग सेंग वर्ड कहां से लग रहा है जुड़ा हुआ, हांगकांग का है। अब हांगकांग में जो शेयर वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू, उसे हैंग सेंग बोलते हैं। ब्रिटेन में, लंदन में इसे फुटसी बोलते हैं। अगर पूछे ब्रिटेन का स्टॉक एक्सचेंज जो लंदन में बना है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो फुटसी कहलाती है। जैसे सिंगापुर में जो बना है वो सिमेक्स कहलाता है। साउथ कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, साउथ कोरिया में जो बना है वो कॉस्पी कहलाता है। जापान में जो बना है वो निक्की कहलाता है। जापान में टोक्यो में बना एक्चुअल में। और अमेरिका में न्यूयॉर्क में ही बना है, उसे नैस्डैक कहते हैं, वो भी न्यूयॉर्क में है। जैसे हमारे दोनों मुंबई में, अमेरिका वाले दोनों न्यूयॉर्क में है, याद रखना भाई। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसका तो नाम ही न्यूयॉर्क है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ये, जो न्यूयॉर्क वाला। लेकिन इसके बारे में एक सवाल आता है एग्जाम में, ये बना है 1792 में, लेकिन जिस जगह बना है ना, उस जगह का नाम है वॉल स्ट्रीट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वॉल स्ट्रीट का संबंध किससे है, तो इसे वॉल स्ट्रीट कहते हैं।
ये न्यूयॉर्क में एक जगह है अमेरिका के अंदर, और इसकी वैल्यू को बोलते हैं डाउ जोन्स। कितनी कंपनियों की होगी इसका नहीं अंदाजा, ना पूछा गया आज तक, लेकिन इसकी कंपनी की वैल्यू को, जैसे हमारे बोलते हैं सेंसेक्स बढ़ गया घट गया, वहां बोलते हैं डाउ जोन्स, बढ़ गए घट गए, मतलब डाउ जोन्स कहते हैं। जापान वाले उसी को निक्की बोलते हैं, निक्की उनकी इंडेक्स वैल्यू ही है, कोरिया वालों की कॉस्पी है, इस तरीके से चलता है। क्लियर हो रही है बात? बात क्लियर हो रही है भाई यहां तक? ठीक है। चलो एक बार डन करो, जल्दी से कमेंट करो, बात क्लियर हो रही है तो। अब मैं एक आखिरी बात बता रहा हूं, देखो हमारे पास क्या है ना, बहुत सारे शब्द हैं, शब्द टर्मिनोलॉजी, इन पर भी सवाल आते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी सी, है ना। तो होता क्या है, देखो कई बार ना ऐसे सवाल आते, शब्द आते हैं हमारे, जैसे हमारे पास शब्द आएगा कि बताओ डीमेट अकाउंट, अब मैं समझा रहा हूं, समझना। टर्म आती है जैसे लाइक डीमेट क्या होता है, अब मैंने बताया डीमेट एक अकाउंट होता है, डीमेट एक अकाउंट है, ऐसे लिखते हैं ना अकाउंट को, यानी अगर किसी को भी शेयर बाजार में ट्रेड करना हो, टू ट्रेड इन शेयर मार्केट, अगर किसी को शेयर मार्केट में व्यापार करना हो, शेयर खरीदना बेचना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, शेयर बाजार में लेन देन के लिए डीमेट खाता चाहिए। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड और बताया था, एक वर्ड आता है डिविडेंड के नाम से, जिसे लाभांश कहते हैं। अब मैंने आपको बताया, अगर पूछे कि डिविडेंड क्या होता है, लाभांश क्या होता है, यानी लाभ को ही लाभांश कहते हैं, मैंने बताया जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा लाभ है, जो हमें शेयर होल्डर को देना है, भाई जो भी शेयर खरीदेगा उसे लाभ मिलेगा ना, उसी को डिविडेंड बोला था आपने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर है, यानी शेयर धारकों में वितरित लाभ जो होगा, वही डिविडेंड है। फिर मैंने बताया कूपन रेट क्या होता है, देखो जो हमारा ब्याज होता है, मैंने बताया था ना, जीरो कूपन बॉन्ड में भी पढ़ाया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है, उसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कूपन रेट कहते हैं, ये पढ़ा था हमने। ऐसे कुछ 7-8 टर्म है बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में आती है। एक शब्द आता है बुल, क्या होता है बुल, ध्यान से सुनना, और एक शब्द आता है बियर, और कई बार आते हैं दोनों शब्द किससे रिलेट करते हैं, बुल या बियर। देखो जब कहते हैं ना शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जो ऐसी कंपनीज जिनके प्राइस शेयर की बात हम करें बढ़ेंगे, जब प्राइस बढ़ने की बात होती है ना, जो शेयर के प्राइस बढ़ने का जिक्र आता है, बढ़ने के लिए बुलवर्ड यूज करते हैं,
और घटने के लिए बियर वर्ड यूज करते हैं। जब शेयर कीमतों में वृद्धि की बात होती है तो बुल, और शेयर कीमतों में कमी की बात होती है तो उसे बियर कहते हैं। बस याद रखना, बढ़ने के लिए बुल और घटने के लिए बियर। देखो, बुल यानी सांड और बियर यानी आपका भालू। अब भालू की गर्दन हमेशा नीचे रहती है, कुछ भी कर लो आप, तो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है ये शब्द, और बुल बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे याद करना है बस। अच्छा, एक वर्ड आता है जैसे इसी में आईपीओ, बड़ा जबरदस्त है ये एग्जाम के लिए। आईपीओ पहले फुल फॉर्म बताता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब फुल फॉर्म तो इंग्लिश में ही रहेगी भाई, लेकिन हां ये समझो, ये जो इनिशियल पब्लिक है, इनिशियल है, मैंने बताया इसे प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। कई बार ऐसे आ जाता है, इसे कौन सी मार्केट कहेंगे? प्राइमरी, यानी पहली बार के लिए। जैसे अभी एलआईसी ने या जोमेटो ने या आपके स्विगी ने, बहुत सारी कंपनियों ने पहली बार, अभी विशाल मेगा मार्ट आप शॉपिंग के लिए जाते हो, उसके भी शेयर आ गए। देखो, जब कोई कंपनी पहली बार, याद रखना, कंपनी इश्यू शेयर्स फर्स्ट टाइम। देखो, स्टेटमेंट में जो भी आया बस ये जाना, पहली बार, नया, पहला, इसे कहते हैं हम आईपीओ। जब कंपनी पहली बार शेयर जारी करे, तो पहली बार शेयर जारी करना, तो उसे कहते हैं आईपीओ। अच्छा, एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो, जब कंपनी की जो जानकारी है, मैंने बताया भी था सेबी में कि ये रोकना इसका काम है। ये आंतरिक व्यापार एक शब्द है, जिसे क्या होता है ना, कंपनी की बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती है कि कंपनी वो जानकारी पब्लिक में लेकर आती है, यानी लोगों को बताती है उस बारे में, लेकिन एक डेट के बाद इस दिन बताएंगे। अब कंपनी की वो जानकारी लोगों को पहले से अगर मिल जाए किसी को, तो क्या होगा? किसी को लीक हो जाए, पहले से कंपनी को पता है कि कंपनी ये फैसला कर चुकी है, ये करने वाली है, लेकिन वो जानकारी बाहर आ जाए पहले से, या किसी को मिल जाए जानकारी, तो उसको तो फायदा हो जाएगा और बाकी लोगों को नुकसान। सही है ना? तो इसीलिए याद रखना, कंपनी की इंफॉर्मेशन को पहले से किसी को पहुंचाना, कंपनी जानकारी, कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लीक करना, यानी पहुंचाना, इस्तेमाल करना किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। कि किसी को लाभ हो जाएगा इसलिए। टू लीक कंपनी इंफॉर्मेशन टू बेनिफिट समवन। कोई भी व्यक्ति हो, उसको पहुंचाने के लिए। बस अभी मैं 3-4 वर्ड और लिखूंगा। देखो, 2, 4, 6, 7 हो गए, 5 वर्ड और लिखेंगे हम, है ना? 5 मेन वर्ड और लिखेंगे बस। पिछली क्लास का और ये वाली क्लास का दोनों मिला के आपका फाइनेंशियल मार्केट जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उतना इनफ हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करनी है, जो मैं करा ही रहा हूं, उसके अलावा आप बुक से करते ही, प्रीवियस ईयर से करते हैं, कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब देखो जरा, पांच बात और, पहले इसको कर लो एक बार, या मैं कराता हूं फिर लिखते हैं। देखो जरा, अब एक वर्ड आता है जैसे कॉल मनी। क्या है इसमें पूछता है, हिंदी और इंग्लिश में कॉल मनी क्या है, कि कॉल मनी क्या है। देखो, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को, ना ध्यान रखना, बैंक से बैंक की बात चल रही है, एक बैंक दूसरे बैंक को जब एक दिन का उधार देता है, इसे कहते हैं इंटर बैंक
lending for overnight. Interbank lending for overnight. क्या कहते हैं? एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को एक दिन का ऋण, यानी ओवरनाइट का मतलब होता है एक दिन, वन डे, याद रखना, तो ओवरनाइट होता है। अच्छा, एक वर्ड आता है नोटिस मनी। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को 2 दिन से लेकर 14 दिन का लोन दे, तब उसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करोगे आप? नोटिस मनी। मनी या मुद्रा हिंदी में कह सकते हो। सेम लाइन लिखनी है, लेकिन बस क्या करना है, 2 दिन से लेकर 14 दिन की बात होगी। इंटर बैंक लैंडिंग फॉर 2 to 14 डेज, 2 से 14 दिन के लिए, है ना भाई। एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को 2 दिन से 14 दिन के लिए। दो से 14 दिन का ऋण देना। अच्छा, इसके बाद एक आती है टर्म मनी, TERM, टर्म। अब उसमें क्या, जब 14 दिन से ज्यादा की बात हो जाए तब उस केस में यूज करते हैं टर्म मनी। वही लाइन है, बस लिखना है हमें। नोट्स बनाने बड़े, मैं कहता हूं ना हमेशा, क्या कहता हूं भी बताओ, चलो आप बताओ आपकी बार। इंटर बैंक लैंडिंग फॉर मोर देन 14 डेज। मोर देन 14 डेज। अब यहां 14 दिन से ज्यादा, 15 और अबव की बात हो गई। एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को चौदह दिन से अधिक का ऋण। अच्छा, हाँ, क्या कहता, बता, क्या बता रहे भाई? बिल्कुल, देखो मैं एक ही बात कहता हूं, टीचर का साथ सिलेबस तक और नोट्स का साथ सिलेक्शन तक। याद हो गई बात? चलो अच्छी बात है, लेकिन इसको अप्लाई भी करना। याद तो कर लिया आपने, टर्म नहीं। अच्छा, अब यहां पर याद रखो, एक दो वर्ड और है, 2 वर्ड और है बस। एक आता है STT। ये क्या है? जब भी शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें टैक्स लगेगा। जब भी शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे उसे कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी क्या है ये? एक टैक्स है ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी मतलब ये शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, कुछ भी खरीदोगे बेचोगे तो उसपे जो टैक्स देना पड़ेगा, प्रतिभूति यानी शेयर के खरीदने व बेचने पर टैक्स, के खरीदने व बेचने पर टैक्स। और एक लास्ट बात हो रही बस। अब एक लास्ट बात क्या है? वो लास्ट बात ये है, लास्ट मामला ये है, अब देखो हम इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कर सकते हैं भाई, सरकारी में भी कर सकते हैं और प्राइवेट में भी, कहीं भी कर सकते हैं वैसे तो। अब जब मैं प्राइवेट में करता हूं निवेश, कहां करता हूं? प्राइवेट में करता हूं। तो याद रखना, जब मैं प्राइवेट में करूंगा ना तो उसके लिए तो कोई नाम नहीं है, लेकिन जब मैं सरकारी में करूंगा तो उसको एक नाम देते हैं, गिल्ट एज। ऐसा सुना? गिल्ट एज मार्केट कब बोलते हैं? हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
ये नाम है जब हम निवेश करते हैं, इसे बोलते हैं पहले हिंदी में गिल्ट एज्ड बाजार। जब हम निवेश करते हैं गवर्नमेंट में, जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे बैंक है जिनमें मैं निवेश कर सकता हूं, ये बैंक में के शेयर खरीद सकता हूं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो SBI बैंक के ही शेयर खरीदूंगा। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब सिर्फ सरकारी प्रतिभूति में लगाएं, सरकारी से जुड़ा मामला हो, बस उसी में लगाएं, बाकी में नहीं। तो ऐसे आजकल बहुत सारे हमारे ऐप भी चल रहे हैं जो हमें म्यूचुअल फंड वगैरह और शेयर बाजार में निवेश कराते हैं। तो है ना भाई, अभी जैसे आप देखते हैं ना, बहुत सारे ऐप आते हैं, आप स्टॉक, ग्रो ऐप, ये मेन बहुत आजकल फेमस है, जीरोदा, शेयर खान, इंडिया इन्फोलाइन, एडलविज, ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं। बस इतना करना है आपने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अब 5-7 मिनट में आपको प्रैक्टिस भी कराता हूं, कुछ क्वेश्चन की पिछली बार भी कराई थी। और कुछ की आज करते हैं। पहले इसको डन कर लो भाई, ये पिछले वाला डन था, दिखा दो एक बार, ये वाला कर लो और मेरे साथ 5 मिनट सवाल कर लो। चलो कोई बात हो तो बताना, 5 मिनट सवाल कर लो। चलो देखते हैं भाई। जैसे एक सवाल आया, आईपीओ क्या होता है? अब आपको सवाल पढ़ना है, ढूंढना है इसमें आईपीओ क्या होता है। एक निजी लिमिटेड कंपनी शेयर धारक को अपनी कीमत क्या दे रहा, वो आईपीओ होती नहीं। कोई भी कंपनी जब पहली बार, मैंने क्या बताया था, पहली बार, देख रहे हो ध्यान से, पहली बार जब शेयर जारी करे कोई भी, वो कंपनी जो पहले लिस्टेड नहीं थी अब लिस्टेड हुई है तो पहली बार करेगी, और जब पहली बार करेगी तो बस उसी को आईपीओ कहोगे। बिल्कुल सही है। ऐसे देखो, मैं कहता हूं ना, हाईलाइट कर लोगे तो आंसर पता चलेगा। अब जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो सकती है, तो क्या बताया मैंने, सोचो। अंदरूनी व्यापार क्या हो सकता है? मैंने कहा कोई भी जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए करना, किसी को लाभ देने के लिए या अपने लाभ के लिए करना। जो जानकारी सबके लिए नहीं, वो आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है। जैसे देखो, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। बियर शब्द कब आता है? अब बियर वर्ड में बस ढूंढना आंसर में क्या आएगा, बताना मुझे। थोड़ा लंबा है, पढ़ना पॉइंट को, पहले सोचना। देखो, जब कंफ्यूज हो जाओ तो रुकना, फिर सोचना दोबारा से क्या आएगा इसमें। बताओ, कीमत गिरने वाली है, कीमत बढ़ने की उम्मीद है, क्या लगता है, गिरना या बढ़ना? बुल बढ़ना और बियर घटना होता है। कीमत गिरने के चांस जब हो जाएंगे तब उसे कहेंगे। नोटिस मुद्रा जो होती है, नोटिस मनी जो होती है, वो क्या होती है? बैंकों द्वारा लेन देन करना होता है। कितने दिन का? देखो, 1 दिन का हो या ओवरनाइट का हो, मतलब एक ही है दोनों। कॉल मनी 2 दिन से 14 दिन हो तो नोटिस, 15 या उससे ऊपर या 14 से ऊपर कुछ भी कह लो तो वो टर्म मनी होती। सरकारी चीजों से जुड़ा बाजार क्या कहलाता है? जिसमें सिर्फ सरकारी की बात होती है, जिसमें बात सिर्फ सरकारी की होती है, उस बाजार को क्या कहते हैं? तो जिसमें बात सरकारी की होती है, सिर्फ सरकारी की, उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे गिल्ट कहते हैं ना। ये गिल्ट एज वर्ड उसी में आता है सर, ये तो हमने कल कर भी लिया था पिछली क्लास में। अब जैसे आया, जो कंपनी बड़ी है, मजबूत है, अच्छी है, वो कंपनी क्या कहलाएगी? याद करो, मैंने बताया सेंसेक्स वाली बात, क्या कहा उसमें?
जो बड़ी है, मजबूत है, अच्छी कंपनी है, वो ब्लू चिप कहलाएगी, वो ब्लू चिप कहलाएगी। चलो एक आखिरी सवाल और है, सेंसेक्स में कितनी, ये ऑलरेडी पूछे हुए सवाल है एग्जाम में भाई, याद रखना। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं? तो जब भी हम बात सेंसेक्स की करते हैं, सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा मामला है, और इसमें 50 या 30, तो 30, निफ्टी में 50 है ना, ऐसा कहा था मैंने। तो इस तरह आपको बस कंटेंट बनाना है अच्छे से, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत मैं कराता रहता हूं बीच में, ताकि आपको ना एक आइडिया मिल जाए चैप्टर का कि इस चैप्टर से क्या रिलेट करता है। जब आप पूरी प्रैक्टिस करोगे, ये तो थोड़ी सी है, पूरी प्रैक्टिस करोगे और फिर उसके अलावा मिक्स करोगे, तो और अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें, तब आपको आइडिया होगा सवालों के बारे में, आंसर के बारे में, नॉलेज की होगी आपके पास। बस ये करना है। चलो एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, बात सब समझ में आ गई है? डन करें भाई, आज की क्लास को यही बंद करते हैं फिर। तो सब कुछ बेहतर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बढ़िया, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, इको भी अच्छी लग रही है अब तो। मैं बता रहा हूं ना, इको वो सब्जेक्ट होता है ना जो लोग स्किप करने के बारे में सोचते हैं। मैंने कहा एक बार क्लास तो कर लीजिए, स्किप नहीं, सबसे पहले इसी को ट्राई करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कुछ नए पॉइंट के साथ और आगे का डिस्कशन करेंगे। एक बार कर लो परफेक्शन के साथ।